हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चॉन सर। कैसे आप सभी? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर। और ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। जो बच्चे नीट और आईटी प्रिपरेशन करने बैठे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आप कम टाइम में चीज़ों को आसानी से रिवाइज नहीं कर पाते हो, है ना। फिर कई बार होता है कि चीज़ें कुछ छूट जाती हैं। और रिवीजन का बेसिक मतलब होता है कि आप उससे कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए, तो जहाँ पर आपकी कमियाँ ना वो चीज़ें वहाँ पे दिख जाती है ना। तो ये लेक्चर ऐसा कि इसमें आपकी जो नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स हैं वन डायमेंशन मोशन की, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो अभी हमने इसका एक मतलब बेसिक सा चार्ट प्रिपेयर किया कि यहाँ पर कैसे टॉपिक को हम मतलब लर्न करेंगे। हमारे पास क्या क्या टॉपिक आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में, ठीक है। तो ये कुछ एक तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये चीज़ दिखा दी गई कि यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास ये टॉपिक पढ़े जाते हैं। बाकी इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, नीट है या फिर आपका जेई है, नीट में मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता है नीट में, लेकिन जो जेई वाले बच्चे होते हैं उनके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। वो कई बार 2-3 चैप्टर कंबाइंड करके सिंगल क्वेश्चन बनाता है, उसमें इसका भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जेई में डायरेक्ट इससे उठाकर क्वेश्चन दे देगा आपको, बट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चे को वैसे तो ये स्टार्टिंग से मतलब जो है ना कई बार पढ़ चुका होता है, तो इसमें ज़्यादा तकलीफ होती नहीं, लेकिन फिर भी जब बढ़िया न्यूमेरिकल आता है तो फिर वहाँ पर बच्चा ढेर हो जाता है। तो जो न्यूमेरिकल में आपकी समस्याएं होती हैं, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, विस्थापन पता है, दूरी पता है, अंडर ग्रेविटी मोशन का जो इक्वेशन होते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ऐसे करके जो इक्वेशन थी वो सारी आपको पता है, उसके बाद भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। आपका जो न्यूमेरिकल ना उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही निकल के आना, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते। रीज़न क्या कि आपकी प्रैक्टिस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है आप में। तो ऐसे हम सभी चैप्टर के बेसिक बातें, उसके बाद फिर प्योर न्यूमेरिकल बेस, मतलब कि आपको यहाँ पे चीज़ें तो रिवाइज करवा देंगे, साथ में जो मेन फोकस होगा कि न्यूमेरिकल कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे सोचा जाए, ठीक है। तो सारा फोकस हमारा वहाँ पे रहेगा। तो इसमें जैसे हमारे पास देखो ये वन डायमेंशन मोशन में क्या क्या टॉपिक आते हैं, जैसे इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन, गति क्या होती है। तो गति की बेसिक परिभाषा आप पढ़ लेना, वैसे तो ज़्यादा मतलब टफ चीज़ें नहीं है सब। गति क्या है, वस्तु अपनी समय के साथ पोजीशन चेंज करते हैं, उसको हम लोग गति कहते हैं, ठीक है। और गति जो होती है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करती है, ठीक है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही समय पर गति और विरामावस्था दोनों में कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बस के भीतर हो तो आपका पड़ोसी जो बच्चा बैठा है, आपका मित्र है, वो आपके सापेक्ष किसमें विरामावस्था में, लेकिन जो ग्राउंड पर बैठा है प्राणी, उसके सापेक्ष आप दोनों क्या है, गतिमान अवस्था में। तो गति हो तो उसके लिए मतलब जो है ना दो बातें निकल के आती है कि बॉडी जो है ना समय के साथ पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना बेसिक से। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन, 2D मोशन में क्या क्या आते हैं हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन इस चैप्टर का नाम है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेग त्वरण, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या सबको पता होगा, ठीक है। वास्तविक दूरी, वास्तविक रास्ते की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी। और विस्थापन का मतलब होता है कि जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, दैट इज विस्थापन, ठीक है। और हम जानते हैं कि दूरी क्या होती है, सदिश अदिश होती है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमारा और ये फाइनल पॉइंट है, इससे भी जाने के हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब इन सभी इनफाइनाइट रास्तों का क्या डिफरेंट होगा, बोलो क्या डिफरेंट होगा, दूरी, है ना। इस वास्तविक रास्ते पर चलेंगे तो यहाँ पर दूरी d1 बनी, और इस वास्तविक रास्ते पर चलेंगे तो यहाँ पे दूरी d2 बनेगी, है ना। जबकि इस रास्ते का सबसे छोटा रास्ता ये बनेगा, और इस रास्ते का भी सबसे छोटा रास्ता ये बनेगा। तो रास्ते भले ही इनफाइनाइट हो, लेकिन उन सभी इनफाइनाइट रास्तों का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, उस सबके लिए सेम रहेगा। चाहे आप कितने भी रास्ते इससे भी जाते समय चूज करो, इन सभी अनंत रास्तों के लिए क्या सेम होगा, विस्थापन, ठीक है। बेसिक सी बात थी। और
इसके बाद फिर हम औसत वेग की बात करते हैं। औसत वेग क्या होता है? अच्छा, इसमें वेग का मतलब क्या होता है? वेग आपने पढ़ा होगा, है ना? दूरी विस्थापन परिवर्तन के दर को वही कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक चाल भी होती है। चाल की भी परिभाषा आप लिख के बैठे होंगे, है ना? क्या होता है? दूरी परिवर्तन की दर को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें थी। वेग और चाल में क्या रिलेशन होता है? वेग का मतलब क्या होता है? ये सदिश होती है। चाल का मतलब क्या होता है? दिश होती है। वेग का जो वैल्यू है साइन के साथ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि चाल हमेशा क्या होगी? प्लस होगी। त्वरण की बात करें, त्वरण का मतलब क्या होता है? ये इस दुनिया में केवल किस बिहाफ पे आया है? ड्यू टू चेंज द मैग्नेट टू चेंज द वेलोसिटी। त्वरण का पर्पस क्या है? ये केवल वेग को चेंज करने के लिए इस दुनिया में आया है। और वेग को चेंज करने का मतलब कि तीन चीज़ें होती हैं। आप वेग को या मतलब सदिश को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी दिशा चेंज करो, वेग चेंज हो गया। ठीक है। और आप इसका परिमाण चेंज करें तब भी क्या होगा? ये चेंज होगा। या आप इन दोनों को एक साथ चेंज करें। तो सदिश को चेंज करने की तीन पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। तो त्वरण का ये पर्पज होता है। औसत वेग का मतलब क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत चाल का मतलब क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। औसत त्वरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, औसत त्वरण का मतलब होता है कि जो हमारे पास ए एवरेज होता है दैट इज डेल्टा ए बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है। डेल्टा वी वेक्टर का मॉड होता है वैसे तो ये। अब डेल्टा वी वेक्टर का जो मॉड होता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के अंतर का परिमाण। ठीक है, वेग के अंतर का परिमाण पहले आपको डेल्टा वी वेक्टर निकालना होगा। डेल्टा वी वेक्टर मतलब वी टू वेक्टर माइनस बी वन वेक्टर। और घटाना नहीं आता, क्या करेंगे? पलट के जोड़ेंगे, तो वी टू वेक्टर प्लस माइनस वी वन वेक्टर। ठीक है। तो ऐसे हम डेल्टा वी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो औसत त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेग के अंतर का परिमाण उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस पर भी एक न्यूमेरिकल करवा देंगे। गति के समीकरण क्या होते हैं? सबको बच्चे बच्चे को पता होगा। v बराबर यू प्लस ए टी इज इक्वल टू यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस। फोर्थ इक्वेशन क्या होती है? एस टी एथ, है ना? nth मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक सेकंड में बॉडी कितना दूरी तय करती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। तो क्या होता है? एस टी एथ यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन या टू एन माइनस वन भी कुछ लोग इसको कहते हैं। अंडर ग्रेविटी मोशन क्या होता है? इसमें देखो तीन चार इक्वेशन इसमें भी होते हैं। जैसे गति के समीकरण होते हैं जमीनी पर, जमीन लेवल पे। और ये जो है ना, अगर आप बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करोगे, नीचे से फेंकोगे, तो इसको अंडर ग्रेविटी मोशन कहा जाता है। इसमें भी बस एक जगह पर क्या आ जाता है? जी आ जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे टफ टॉपिक होता है इस पूरे चैप्टर दैट इज अवकलन व समाकलन प्रवेश न्यूमेरिकल। इसमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन, या मतलब इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में असमान गति। मतलब कि इसमें चीज़ें क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। अब कैसे पता किया जाए कि यहाँ पर अवकलन करना है, समाकलन करना है? ठीक है, वो चीज़ आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दी जाएगी। ग्राफ तो अपने आप में एक अलग ही पैरामीटर होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक सिंगल चैप्टर के लिए नहीं होता है। ग्राफ का मतलब पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी ग्राफ आ सकते हैं। ग्राफ खींचने की कला आपको डेवलप करनी है, इसको रटना नहीं है कि आप याद कर लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, टेन थीटा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप रटिए नहीं। अगर आप इसको रटेंगे तो फाइनली केवल इसी टॉपिक को ही पढ़ पाओगे, बाकी ग्राफ की जो बेसिक कहानी है वो आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, तो आप रफली एक चार्ट आप प्रिपेयर कर लो इसे। इसमें से सीक्वेंस वाइज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो पहले रफली। प्रॉब्लम भी इसमें कंबाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो पूछेगा, लेकिन इसके बाद आपसे पूछ सकता औसत वेग औसत चाल। बड़ी कॉमन सी बड़ी अच्छी समस्या होती है कि कोई कण है जो कि ए से बी चल रहा है और बी पॉइंट हमारा कहीं पर भी हो सकता है इस सर्कल में। ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है इसका। ठीक है, और इस परिधि के अनुदेशीय एक नियत चाल से इसे चल रहा होगा। तो क्वेश्चन ये कि जब पार्टिकल ए से बी चलता है तो जो एंगल इसने रोटेट किया दैट इज थीटा। ठीक है, ये टोटल एंगल यहाँ पे थीटा। क्वेश्चन था कि इसमें ए से बी का विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाए? तो इसको आप जूम करके यहाँ पे देखो। जैसे हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये इसका है फाइनल पॉइंट बी, और इस सर्कल की रेडियस है आर, है ना? सर्कल की रेडियस है आर, जो कि सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री का मतलब कि ये आर और ये भी आर है, तो अगर ये टोटल एंगल थीटा था तो इसका आधा थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये भी कितना होगा? आधा थीटा बाई टू। उसके भी यहाँ पर जो पाथ है टोटल, ये हो जाएगा एस बाई टू, एस बाई टू। ठीक है,
तो ए से बी जाते इसमें जो विस्थापन इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट ये वाला विस्थापन होगा, और ये जो है ना ये पाथ ये कहलाएगा इसके लिए दूरी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस। क्या लिखा जाएगा इसमें, साइन थीटा बाई 2 बराबर एस बाई 2 आर, है ना। तो बाई का 2 नीचे आएगा, दैट इज एस बाई 2 आर। तो एस का वैल्यू कितना आएगा 2 आर साइन थीटा बाई 2, ये हो गया विस्थापन। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है, कैसे फार्मूला जो है यूज़ किया जाएगा अभी समझा दिया जाएगा। तो ये तो हमारा है जो ए से बी के बीच का विस्थापन है, और इसमें जो थीटा है वो ए और बी के बीच कितना एंगल रोटेट करेगा चलते समय। अब इसमें से दूरी का फार्मूला तुम्हें बनाना है, तो डी इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 पाई आर बाई 360 और इंटू थीटा। अब ये कैसे आया होगा, एक लाइन में आप इसको समझो। अगर एक सर्कल पूरा करेगा तो एक सर्कल पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा, हाँ अगर जहाँ चला वहीं पर वापस आएगा, तो एक चक्कर जब पूरा किया तो कितना एंगल घूमेगा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई आर दूरी तय करने में इसको समय एंगल कितना घूमना पड़ेगा 360 डिग्री। या इसका उल्टा कह सकते हैं 360 डिग्री जब भी रोटेट करेगा कितना दूरी तय करेगा ये 2 पाई आर। तो एक में कितना 2 पाई आर बाई 360 और इंटू जितना एंगल का तुम्हें याद करना है, जैसे हमारे पास थीटा डिग्री घूमना है इसको, ठीक है, 2 पाई आर बाई 360 और इंटू थीटा। तो थीटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। अब देखो तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि एक कण है सर्कल में ए से बी चल रहा है, ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये दूरी आर है और रेडियस आर है। तो अब इसमें जो विस्थापन है कितना आएगा बताओ, ये बन जाएगा 2 आर साइन थीटा बाई 2, थीटा मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90, तो 90 बाई 2 कितना होगा 45, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आर साइन 45। अब साइन 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2, कितना बन जाएगा 2 आर बाई रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करो, ये बन जाएगा आर रूट 2। ठीक है, अब पॉइंट बी हमारा कहीं पर भी होगा, जैसे मान लो कि पॉइंट बी यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट बी हमारा 60 डिग्री पर यहाँ पर कहीं है। तो अब इसके लिए बताओ, ये भी रेडियस आर है, इसके लिए क्या लिखा जाए इस इक्वल टू 2 आर साइन 30 बन जाएगा साइन 60 बाई 2 के हिसाब से, तो ये बन जाएगा इस इक्वल टू आर। अब कोई भी एंगल आप चूज कर लो, सभी एंगल के लिए फार्मूला 100% फिट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखो एक स्टेप आगे जाकर क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, यहीं पर हम करवा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई कण जो कि सर्कल में चल रहा है ए से बी, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट कहीं पर भी है, वो हमको नहीं बताया उसमें। ए से बी चला एक नियत वेग वी और नियत चाल वी से, ठीक है, वी यहाँ पर इसके पास एक नियत चाल है, ठीक है, रेडियस इसकी आर है, पॉइंट बी है यहाँ पे, समय टी इक्वल टू टी, समय टी बराबर 0। तो क्वेश्चन था जो समय टी हमारा वो पाई आर बाई 3 वी टाइम में ए से बी पहुँचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि ए से बी के बीच का जो औसत वेग है, इसका औसत वेग कितना होगा, क्वेश्चन था यहाँ पे औसत वेग कितना होगा। ठीक है, अब औसत वेग का मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कैसे याद किया जाए, अगर ये थीटा पता चल जाए कि थीटा कितना ये रोटेट किया है, तो उससे हम जो है ना डायरेक्ट यहाँ से विस्थापन याद कर लें। और बाई में कुल समय जो क्वेश्चन में गिवन हो तो समय हम जानते ही पहले से। तो कष्ट यहाँ पे था कि ए से बी जाते समय कितना एंगल ये रोटेट करेगा, वो फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ कि यहाँ पर जो ये वाली लेंथ है ना, क्या इसको दूरी कहा जाए, है ना, और दूरी कैसे याद की जाए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना यहाँ पर है नहीं पता, बाई वी। अब बताओ टाइम कितना है इसके लिए, पाई आर बाई 3 वी बराबर डी अपॉन वी, वी से भी खत्म करो, तो दूरी कितना तय किया इसने पाई आर बाई 3। अब दूरी अगर पता कर ली पाई आर बाई 3 चला, तो थीटा भी आप पता कर लो इससे, देखो इस फार्मूले के पास चल के थीटा, तो डी का फंक्शन क्या हमारे पास फार्मूला क्या है 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, ये बराबर कर लो पाई आर बाई 3 के। तो देखो पाई से पाई खत्म कर लो, आर से आर भी खत्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 180 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री थीटा मिल गया। अब ए से बी के बीच का विस्थापन याद कर लो, तो ए इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 2 आर साइन 60 बाई 2, मतलब इस इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा बोलो
सही क्या कैलकुलेशन यहाँ पे 180 और ये 3, ठीक है। हाँ, तो ये 30 बन जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 मतलब इस इक्वल टू क्या बन गया r। अब औसत वेग याद करना, तो औसत वेग का फार्मूला क्या होता है बोलो, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना है यहाँ पे, ये निकल रहा r, और कुल समय कितना बन रहा है यहाँ पे पाई r बाई 3v। r से r खत्म करो, आंसर क्या आएगा 3v अपॉन पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ना, इसको आप नोट कर लेना। ये जो है ना औसत वेग औसत चाल पर, ये जो सर्कल वाली प्रॉब्लम होती है ना, उन पर बेस न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखिए अगले क्वेश्चन की वैरायटी जो दूरी विस्थापन में आपको मिलेगी नीट, और अभी तो नीट लेवल पर ही चर्चा हो रही है एक आध क्वेश्चन में, कि कण पहले पूरब में 5 मीटर फिर उत्तर में 12 मीटर चलता है, तो कण का विस्थापन कितना होगा, इसमें दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है। दूरी सिंपल से कैलकुलेशन, पूरे पाथ की लंबाई जोड़ते चले जाओ, दैट इज दूरी। 12/17 ये कुल दूरी हो जाएगी। हमें याद करना क्या, विस्थापन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन मतलब ढेर सारे बनते हैं, तो आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझो, बाकी ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इसी के माध्यम से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप कॉपी में, अब जहाँ पर है आप वहाँ पर बैठ करके ना सोचना कि वास्तविकता में पूरब कहाँ पर, पश्चिम कहाँ पर, आप ऐसे बनाइएगा नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। आप अपनी कॉपी पर ही ऐसे 4 डायरेक्शन 4 लाइन खींचना, इसको ईस्ट टू वेस्ट टू नॉर्थ साउथ ऐसे आप बना लेना, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं कि ईस्ट टू इधर वेस्ट इधर, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी आप मानना चाहे मान लेना, ठीक है। चलो बेसिक सी बात हो गई है। अब इसमें देखो पहले कण कहाँ चलता है, इसी फिगर में आप बना लेना। इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ईस्ट टू लाइन है, ये नॉर्थ वाली लाइन है, और ये फाइनली इस साइड जो है वेस्ट। सबसे पहले कण कहाँ चलता है, पूरब में। तो पूरब में कितना चला है, 5 मीटर। बहुत बेसिक से आप इसको समझिएगा, बहुत तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बट न्यूमेरिकल बढ़िया बन सकते हैं जो आईटी में आते हैं। फिर ये 12 मीटर चलता है पूरब में, तो 12 मीटर ऐसे बनाओ इसको, ठीक है। ये 12 मीटर का जो वेक्टर हमारे पास किस दिशा में है, वो उत्तर में है ना। इसको आप S1 वेक्टर कहो, इसको S2, है ना। अब जो विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, तो आप इसको ऐसे मिलाइए। ऐसे मिलाने पर ये जो सबसे छोटा रास्ता मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, विस्थापन। 5 और 12 का हाइपोटेनियस बन रहा है, कितना बन जाएगा 13 मीटर। ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि ये तकलीफ नहीं दिया होगा आपको। अगर मान लो इसी में थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मान लो कोई कण है, पहले पूरब में गया 5 मीटर, फिर जो है ना 12 मीटर गया उत्तर में, और फिर यहीं से ऊपर उठ जाता है ऐसे, ठीक है, बाहर की ओर। ये मान लो ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 5 मीटर पूरा, 12 मीटर उत्तर, और ये जो है ना ऊपर ऐसे उठ गया 13 मीटर, ठीक है। ऐसे बाहर 13 मीटर है, तो उसको हम यहाँ पर कैसे बनाएं, बाहर की तरफ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि बाहर ही 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर जो है बाहर की ओर ऐसे आ रहा। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इनको मिलाने पर क्या मिलेगा हमको, विस्थापन। अब 3D फिगर बन जाएगा। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। ये होगा विस्थापन, मतलब 5, 12 और ये 13, 13 ऐसे बार। अब आप सोचो कि विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल, ऐसे आप मिलाओगे, ये बन जाएगा विस्थापन। लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस बोर्ड वाले प्लेन में ही 5, 12 और ये क्या बन जाएगा 13, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है 13, 13, 13, 13√2, तो विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा 13√2 मीटर। अब इसको करने के पहला मेथड, तो दूसरा मेथड क्या है कि आप जो है ना देखो, इस मेथड को ही सीखना है, क्योंकि ये जो मेथड है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। आप इस दिशा में x मान लो, ऊपर y और बाहर मान लो z है, ठीक है। अपनी तरफ से ऐसा मान लेते हैं। तो 5 मीटर जो विस्थापन हमारे पास S1 है, कहाँ पर, अलॉन्ग x एक्सिस। 12 मीटर कहाँ पर, अलॉन्ग y एक्सिस, और 13 मीटर कहाँ पर, अलॉन्ग z एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं S3 वेक्टर। चलो बताना, S1 वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, अभी इसको S3 रहने दो। S1 सदिश, S1 वेक्टर कितना आएगा 5i कैप, S2 वेक्टर कितना आएगा 12j कैप, S3 वेक्टर कितना आएगा 13k कैप।
और कितने भी सदिश क्यों ना हो आप सबको एक साथ ऐड करते चले जाओ। सदिश रूप में आप कितने भी वेक्टर को ऐड कर सकते हो, लेकिन जब परिणामी की बात आए कि 3 सदिशों का परिणामी कैसे निकाला जाए तो उसका कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी अनंत या 4 6 वेक्टर 10 वेक्टर जितने भी देना है सबको आप वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लो, उसके बाद सबको आप ऐड करते चले जाओ। सिंपल क्या करना है, कुल विस्थापन सदिश जो होगा हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, ऐसे आप ऐड करते चले जाना। ठीक है, तो S वेक्टर कितना है देखो, 5i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13k कैप। बट हमने आई कैप जे कैप अपनी सुविधा के लिए माना है, क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन है नहीं, तो क्या करना है इसका आप मॉड निकालो। क्वेश्चन में मॉड ही पूछा है, तो आई कैप जे कैप के कैप हटाने का तरीका हम जानते हैं, पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर करना होता है, फिर पूरे का अंडर रूट लेना होता है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 5 का स्क्वायर 12, ये 5 का स्क्वायर 25, 144 और ये 169। तो फाइनली इन सबको सॉल्व करने पर 13√2 मीटर यहाँ से भी आ जाएगा। और ये सेकेंड वैरायटी हो गई। ठीक है, अब जो थोड़ा सा इससे ऊपर जाके चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जैसे मान लो कोई कण है पूरब में चला, फिर जो है ये पश्चिम में चला, ऐसे करके कहीं पर भी चला दे रहा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर मान लो आप कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पहले कण मान लो कि पूरब में चल रहा 5 मीटर, फिर जो है ये उत्तर में गया 12 मीटर, या इसको मान लो 20 मीटर वैसे। ठीक है, फिर कहा जाए कि जो है ना ये वापस साउथ और वेस्ट के बीच जा रहा, तो आप यहाँ चलना शुरू किए, गए फिर ऐसे गए फिर वापस आओ गए ऐसे, तो वैसे नहीं करना। तुम्हें क्या करना है कि ये जो 12 मीटर का वेक्टर ना, इस 12 वेक्टर के 12 मीटर जो हमारे पास वेक्टर है नॉर्थ में, इसको आप नॉर्थ में यहाँ से भी बना सकते हो। वेक्टर को हम बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं पर भी बना सकते हैं। 12 मीटर ये 12 मीटर ये, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, मतलब सभी को हम इसी कॉमन पॉइंट से बनाएंगे। तीसरा वेक्टर जैसे कहा जाए कि हमारे पास S3 वेक्टर यहाँ पर कहीं है और इसका वैल्यू हमने मान लिया 20√2, मतलब कि हमारे पास 45 होगा, ये भी कितना होगा 45। तो क्वेश्चन पूछा कि इन तीनों का 5 मीटर पूरा, 12 मीटर उत्तर और 20√2 मीटर बिटवीन वेस्ट एंड साउथ, इन तीनों का कुल विस्थापन कितना, तो 20 का इधर कितना आ जाएगा, 20√2 का 20 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 20, तो ये 20 और 20 आपस में कैंसिल, और 5 और 20 का नेट कितना बन जाएगा 15। तो इस केस का कुल विस्थापन आएगा 15 मीटर, जो कि कहाँ पर होगा, वो वेस्ट में होगा। तो ये जो है ना अगली वैरायटी हो गई विस्थापन और दूरी की, तो इसको भी आप नोट करिए, इसमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं बनती हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आती चीज़ें। चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का औसत वेग औसत चाल पर बेस है। एक बार हम टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे हम लोग। औसत वेग औसत चाल का फार्मूला सबको पता हो, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो फार्मूला होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट जहाँ से करंट चलना स्टार्ट किया V1 से, और कुछ समय तक, कुछ समय मतलब कि जैसे समय 0 है ये t = t टाइम तक V1 चलता है, और इतनी देर तक बट कुछ अलग वेग से ये V2 चलता है। ठीक है, तो V1 से t चला, V2 से t चला, तो यहाँ पर दूरी इसने x1 चला होगा और यहाँ पर दूरी x2। अब इस पूरे पाथ का जो औसत निकल के आएगा वो कितना होगा, तो औसत का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना, x1 + x2, और कुल समय कितना इस पूरे पाथ का, t + t, दैट इज 2t। ठीक है, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा V1 V2 दिया होगा, इस V1 V2 टर्म्स में हमको आंसर औसत वेग औसत चाल कहलाना है। तो x1 हमको दिया नहीं, तो x1 बराबर क्या लिखेंगे, t टाइम में x1 दूरी तय किया किससे, V1 से, तो t = क्या, x1/V1। तो x1 कितना बना बोलो, V1t। ऐसे ही आप x2 निकालो, x2 बराबर क्या बन जाएगा, V2t। x1 x2 यहाँ पर पटको, V एवरेज कितना आएगा, V1t प्लस V2t बाई में 2t। देखो t से t ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो V एवरेज कितना था, V1 + V2/2। अब इसमें देखो कहा जाता है कि यहाँ पे कण जो है ना 3 अलग अलग वेग से बराबर समय अंतराल तक चलता रहता है। ठीक है, t टाइम में V1 से, t टाइम में V2 से, t टाइम तक V3 से। तो अगर हम कहते हैं कि 3 अलग अलग वेग होते हैं, तो उसके लिए क्या बनता बोलो, V1 + V2 + V3/3 ऐसे बन जाते हैं। और अगर हमारे पास इनइक्वल टाइम इंटरवल होते तो फाइनली जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि औसत वेग औसत चाल जब कण बराबर समय अंतरालों तक कोई दूरी तय करता है, तो उसके लिए औसत वेग या औसत चाल का फार्मूला V1 + V2 + V3 +
ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वेलोसिटी होंगे और बाई में क्या लिखना तुम्हें एन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कण चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से v1 से, और कोई दूरी को ये दो बराबर पार्ट में तोड़ करके चलता है। जैसे x दूरी v1 से चला और अगली x दूरी, हालांकि यहाँ पर x नहीं कहेगा, वो कहेगा आधी दूरी v1 से, बाकी बची आधी दूरी v2 से। तो यहाँ पर देखो बराबर समय अंतराल था लेकिन दूरी बराबर नहीं थी, तो यहाँ पर बराबर दूरी होने पर समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो फार्मूला फिर से हमारे पास इस पूरे पाथ का औसत तो निकालना था। अब औसत निकालने के लिए क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना t1 प्लस, कुल दूरी 2x और कुल समय कितना t1 प्लस t2। अब आप इस बात को यहीं पर समझ लेना कि अगर मान लो यहाँ पे 3 बराबर दूरियां होती तो क्या रहता 3x बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। 4 इक्वल दूरी होती 4x बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ऐसे बनता है। अब दिक्कत यहाँ पर ये कि हमें जो आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, यहाँ पर v1 v2 है नहीं, तो क्या करोगे तुम, बोलो v1 v2 को लाओगे कैसे। इस t1 टाइम में x दूरी v1 चला और इस t2 टाइम में x दूरी v2 चला, तो t1 बराबर क्या लिखा जाए x बाई v1, तो t2 बराबर क्या बन जाएगा x बाई v2, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब t1 t2 यहाँ से रिप्लेस करो, तो v एवरेज कितना आएगा 2x बाई v1 प्लस x बाई v2। ऊपर नीचे x कैंसिल आउट करो, क्या बन जाएगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ऐसे बन जाएगी। चलो बताना कि यहाँ पे देखो दो बराबर दूरियां थी तो उसके लिए ये फार्मूला बन गया। 3 बराबर दूरी होती तो 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, और ऐसे हमारे पास इन बराबर दूरियां होती तो उसके लिए औसत वेग औसत चाल क्या बनता, बोलो बोलो, n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वेग होते हैं ना, तो इसका ये फार्मूला बन जाता। तो जब भी आपके पास बराबर समय अंतराल वाला केस आएगा तो आंख बंद करके फार्मूला रखना, और जहाँ पर ये केस आएगा तो वहाँ पर ये फार्मूला। लेकिन मान लो कि आईटी में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ना तो ये फार्मूला फिट हो पा ना तो ये फार्मूला, तो बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक मतलब क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, जैसे इसका डेरिवेशन हुआ ना वैसे क्वेश्चन आपको करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का जेई में या नीट में फिर कैसे बन सकता है, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से भी हम, और कुछ बेसिक बातें और सुनते जाओ कि औसत वेग जो होता है ना वो औसत चाल से या तो कम होगा या तो उसके बराबर, चूंकि औसत वेग का मतलब क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, और हम जानते हैं विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या विस्थापन दूरी से कम होगा, है ना। और औसत वेग औसत चाल में से औसत वेग निगेटिव हो सकता है बट औसत चाल निगेटिव नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ लेगा, जल्दी से इसको भी आप एक बार देख लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कहा जाए कि कुल पाथ का 1/3 पाथ, जैसे v1 से कुल पाथ का 1/3 पाथ v1 चलता है, और बाकी जो 2/3 पाथ है, 2/3 पाथ, वो दो बराबर समय अंतराल, जैसे यहाँ पर v2 से और फिर यहाँ पर v3 से। 1/3 पाथ नियत चाल v1 से, 2/3 पार्ट ये 2/3 मतलब कि 2x बाई 3 जो पार्ट बचा है, लेंथ बची है, उसको v2 और v3 चलता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है पाथ की वो नहीं पता, बट ये कहा गया कि जो समय है ये मान लो t1 है या t0 मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक का समय t0 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का समय क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो 2/3 पार्ट है वो कण दो बराबर समय अंतराल में तय करता है, मतलब v2 से t टाइम तक और v3 से अगले t टाइम तक। तो इस t टाइम में कुछ अलग चलेगा, इस t टाइम में कुछ अलग चलेगा, क्योंकि v2 और v3 बराबर नहीं है। लेकिन x1 प्लस x2 बराबर क्या बनेगा 2x बाई 3। आप बताओ कि यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, वैसे तो इस पाथ के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, इतने पाथ के लिए औसत वेग का जो फार्मूला पढ़ा हमने इक्वल समय अंतराल का, तो v एवरेज बनता है इसके लिए v2 प्लस v3 बाई 2, ये बन जाता। अब इस लाइन का मतलब है कि v2 प्लस v3 बाई 2 से नियत चाल से कितना चलेगा 2x बाई 3, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी x बाई 3 2x बाई 3 दो अलग अलग दूरी है, बराबर दूरी नहीं है। ठीक है। तो आखिरी में फिर आपको बेसिक से चीज़ों को करना ही पड़ेगा, तो बेसिक आपको कवर होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ ट्रिक या फार्मूले पर चीज़ें बेस नहीं होती हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर जो है ना v2 प्लस v3 बाई 2 से जो 2x बाई 3 पार्ट है उसको 2t टाइम में कवर करेगा। तो इसको हम देखो फिर से जो है ना फिगर में, यहाँ पर v1 है, ये दूरी x बाई 3
और ये जो दूरी हमारे पास कितना है 2x/3, इससे किसको चलना है, बोलो इस वाली जो दूरी को किस फिक्स चलना है, v2 प्लस v3/2 से। अब v3 प्लस v/2 से कितने टाइम तक चलना है ये भी यहाँ पे लिखना है, समय 0, समय t इक्वल टू t0, ये समय टोटल कितना हो जाएगा 2t। ठीक है, चलो बताओ, फार्मूला हमारे पास है कुल दूरी बटे कुल समय कितना, x/3 प्लस 2x/3 कितना हो जाएगा x, और बाई में कुल समय कितना, कुल समय बनेगा t0 प्लस 2t। अब इसमें ना तो तुम्हें t0 दिया और ना ही 2t, तो t0 कितना दूरी तय करने में इसने समय स्पेंड किया है x/3 चलने में, तो समय बराबर लिखा जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना x/3 और किससे चलना है v1 से, तो फाइनली कितना बन जाएगा x/3 v1, और ये 2t जो समय इसको मिल रहा है कितनी दूरी तय करने में चलना है इसको 2x/3, तो 2x/3 दूरी कवर करने में समय इसको लग रहा है 2t, तो समय बराबर क्या लिखा जाए दूरी दैट इज 2x/3 और किससे चलना है इसको v2 प्लस v3/2 से। ठीक है, देखो ये बाई का 2 ऊपर जाएगा और ये बाई का 3 नीचे, तो ये बन जाएगा 4x/3 v2 प्लस v3, ये बन जाएगा। तो 2t यहाँ से रिप्लेस करना है और t0 यहाँ से, तो v एवरेज कितना आ जाएगा x बाई t0 कितना है x/3 v1, और 2t कितना पूरा पूरा 2t है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो कितना बन जाएगा 4x/3 v2 प्लस v3। ठीक है, अब इसमें देखो x ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ये 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन होकर ऊपर जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 3 1/v1 प्लस 4/v2 प्लस v3, और इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर की शक्ल जैसी दी हो उसके हिसाब से 3/v1 v2 प्लस v3 प्लस 4v1, और बाई देखो v1 v2 प्लस v1 v3 ऊपर जाएगा। तो ऐसे मान लो कि बेसिक्स जाकर जब आप समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लेवल के मिल सकते हैं, बहुत टफ वैसे भी नहीं कह सकते इसको, बट ये टफ लेवल कह सकते हैं। ठीक है, नीट में ऐसे क्वेश्चन वैसे कभी कभार पूछ लेता है, इसको भी आप नोट करिए जल्दी से। अब देखिए औसत वेग औसत चाल हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसमें क्या है ना कि औसत वेग औसत चाल के डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो आपको ऐसे ही चुटकुले टाइप मिलने हैं। ठीक है, बाकी जो बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल जे में पूछे जाते हैं ना, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन विद औसत वेग औसत चाल ये कंबाइन करके क्वेश्चन बनाता है, तो पहले उसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट वैसे तो आईटी में क्वेश्चन तो बड़े लेवल के बन जाते हैं, लेकिन नीट में इसका छोटा सा चुटकुला फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई कण है, कोई बॉडी है, इसके पास प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u है और इस समय 0 और इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है। ठीक है, और समय t इक्वल टू टी पर इसके पास अंतिम वेग हमने मान लिया एक्सेलरेशन a ही है, बट अंतिम वेग इसका v हो गया। तो एक्सेलरेशन नियत है, तो फाइनली हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है ना वो कब यूज़ करते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया गया। क्वेश्चन है कि इस पूरे पाथ का जो औसत वेग औसत चाल है उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ v और u के टर्म्स में औसत वेग औसत चाल का रिलेशन। ठीक है, औसत वेग औसत चाल का फार्मूला बताना हमें। तो ये होगा कुल दूरी बटे कुल समय। अब ना तो एस दिया है ना ही टी दिया, हमको आंसर वी और यू के टर्म्स में लाना है। तो थर्ड इक्वेशन के पास चले, थर्ड इक्वेशन क्या होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a_s_o, तो बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a_s_o, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये तो एस आ गया। अब समय कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या करना है, वी बराबर यू प्लस ए टी का इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा वी माइनस यू बराबर ए टी, तो टी क्या होगा बोलो वी माइनस यू बाई, तो ये जो है ना हमने टी और एस ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब औसत वेग में इसका वैल्यू क्या हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बाई कुल समय कितना वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, तो वी माइनस यू यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, ए से खत्म होगा, यहाँ पर क्या बचेगा वी प्लस यू। नीट वाले बच्चे रो सकते हैं भाई थोड़ा सा, नहीं रोना नहीं है। वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, देखो बाई का 2a नीचे आएगा और बाई का इसका ऊपर गया होगा ना, और v माइनस यू ऊपर नीचे खत्म, ए से खत्म कर लो, तो
प्यारा सा रिजल्ट, बड़ा अच्छा रिजल्ट इसको कहा जाता है, जो थोड़ा बड़ी लेवल के न्यूमेरिकल को एक छोटे से फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, v प्लस यू बाई टू से। जब एक्सलेशन कांस्टेंट होगा तब उस केस में दो पॉइंट के बीच का औसत वेग, औसत चाल ज्ञात करने का एक छोटा सा तरीका है। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। और इससे देखो क्वेश्चन कैसे कितना टफ बन सकता है। तो ऐसे अब जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे, बस कंडीशन याद कर लेना कि जितने भी गति के समीकरण होते हैं वो तब यूज होते हैं जब वहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट होता है। और एस इक्वल टू यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर में इसका मतलब होता है विस्थापन। ठीक है, दूरी की वजह से हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, फिर भी दूरी का हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, डी इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई टू ए प्लस हाफ ए इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब भी आप आंसर तो लाएंगे, जो आपने पढ़ लिया ना उनसे ही आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो जल्दी से। अब इस पर कम से कम जो है 5-6 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, गतिक समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं काइनेमेटिक्स पर बेस, है ना। इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस न्यूमेरिकल बनते हैं ना, उनके कुछ स्टार्टिंग के बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे हम लोग कम से कम इस लेक्चर में कम से कम 30 न्यूमेरिकल जो अच्छे लेवल के और अलग अलग वैरायटी के होंगे। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज यू। अब इसमें थोड़ा ये समझना कि जो हिंदी माध्यम के बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बट दिक्कत नहीं आए क्योंकि इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और आप अपनी भाषा में इसको लिख लेना, क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज नहीं होती, हिंदी इंग्लिश सब कुछ बराबर होता है। समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक, है ना। बेसिक सी बात है कि यहाँ पर एक कार है जिसकी स्पीड यू है, और इसको रोकने के लिए ब्रेक वगैरह जो भी लगाना पड़ा, तो इसको इस दूरी चलने के बाद रोक दिया गया है। जैसे देखो, मान लो कोई कार जिसके पास प्रारंभिक वेग यू है, उसको आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी रफ्तार करते करते फाइनली कितना हो गया, 0। कितना दूरी चलने के बाद, एस। क्वेश्चन है कि यदि उस कार की रफ्तार आज के टाइम में एन यू हो जाए, मतलब कि डबल हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई डाटा यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर ये एन का वैल्यू कितना है, एन यू के टर्म्स में इसको लिख दिया। तो एन यू की रफ्तार से जब ये दौड़ेगी तो इसको उतने ही टाइम में कितनी दूरी पर जाकर के रुकेगी। ठीक है, तो जैसे इसको समझना है, देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बेसिक सा है कि जैसे मान लो कोई ये पाथ है और यहाँ पर कोई कार, इसके पास इनिशियल रफ्तार यू है और रिटार्डेशन इस पर बैक साइड में मान लो ए है, ये समय मान लेते हैं 0 है, और यहाँ पर इसको समय लग रहा है टी इक्वल टू टी टाइम में इसका अंतिम वेग कितना हो गया, बोलो 0। और इसने दूरी कितना तय किया है, एस। तुम जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन की हेल्प से जो एस है ना, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अंतिम 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2as, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2a। ये पहली कहानी हो गई। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस और विच इट कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम, मतलब कि टाइम यहाँ पे सेम है। अब टाइम सेम तभी हो पाएगा जब आपने रफ्तार इसकी चेंज की, तो यहाँ पर आपको रिटार्डेशन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला फिगर हम इसके नीचे बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये समय 0 है और यहाँ पर समय फिर से इसका हमने मान लिया टी इक्वल टू टी। ठीक है, और इसका अंतिम वेग जो है ना, अंतिम वेग इसका फाइनली कितना मानना है, 0। और इसको मान लिया जाए दूरी इसने इस डैश कवर किया। रिटार्डेशन यहाँ पे चूंकि इसकी रफ्तार में चेंज की, अब जो है ना यहाँ पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इन यू है, रिटार्डेशन यहाँ पे ए डैश मान लिया जाए। ठीक है, अब बताना कि यहाँ पे सेम टाइम कहा गया है। ठीक है, तो ए और ए डैश का रिलेशन अगर हम यहाँ पे देखो, इस कहानी के लिए पहला इक्वेशन यूज करते v बराबर यू प्लस ए टी, तो अंतिम तो इसका 0 होता। ठीक है, तो t बराबर क्या बनता, u बाई ए, ये बन जाता। अब सेम टाइम में इसको यहाँ पर भी रोकना है, सेम टाइम में रोकने का मतलब कि t बराबर एन यू और बाई में क्या लिखा जाए, ए डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं मानो, ये पहली कहानी की बात हो रही है। दूसरी कहानी की टी बराबर कुछ, टी बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ, फाइनली हम देखो ए और ए डैश का रिलेशन बन जाएगा हमारे पास यू बाई ए बराबर एन यू बाई ए डैश। ठीक है, यू से यू खत्म कर लो, तो ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, बोलो। ए डैश का वैल्यू आएगा हमारे पास एन इंटू ए। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन जो है देखो, हम थर्ड इक्वेशन से एस निकाल लिया, अब इस डैश निकालना, तो इस डैश बराबर क्या लिखा जाए, बोलो, एन ओ यू का होल स्क्वायर
बाई 2a डैश, सेम इक्वेशन दोबारा यूज करना था, ठीक है। 2a डैश और a डैश यहाँ से रखो, तो एस डैश बराबर क्या बना, एन स्क्वायर यू स्क्वायर और बाई में 2a डैश, a डैश का मान यहाँ रखो n इंटू ए, ठीक है। चलो अब इसमें देखो हम लोग कंपेयर करते हैं एस और ये जो हमारे पास यू स्क्वायर बाई 2a, तो आप इसको एन स्क्वायर देखो, एन से ऊपर नीचे खत्म करो, एक एन से ऊपर नीचे खत्म किया तो एन इंटू यू स्क्वायर बाई 2a ये बन जाएगा, और यू स्क्वायर बाई 2a क्या चीज़ है, एस है। तो एस डैश का आंसर बनेगा हमारे पास एन इंटू एस। जल्दबाजी में कई बार लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना इसको पढ़ेंगे नहीं, सेम टाइम जो वर्ड यहाँ पर लिखा होगा ये इसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बार इसको यू स्क्वायर लिखेंगे, एक बार इसको एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2a, इसको भी ए मान लेंगे, और ए मानने पर आंसर पता क्या आएगा यहाँ पर एन स्क्वायर एस हो जाएगा, और पहला ऑप्शन शायद दिया होगा इसका, ठीक है, तो गलत माना जाएगा, तो आंसर इसका हमारे पास ये बन जाएगा। चलो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सी लीव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि जो है दो ठो, मान लो कि आपको जैसे दो शहर हैं, उन शहर के बीच में टैक्सी की जो सेवा है ना, एक्स से वाई की तरफ और वाई से एक्स की तरफ, ऐसे मतलब टैक्सी लीव करती है। बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ज़्यादा टफ नहीं, सिर्फ आपको इसको समझना है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कि दो शहर हैं, एक्स है और ये मान लो वाई है, ठीक है। एक्स से वाई की तरफ वो टैक्सी लीव करती है और वाई से एक्स की तरफ, और हर 10 मिनट में टैक्सी लीव करती हैं एक साथ। ये क्वेश्चन की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं कि दो शहर एक्स और वाई हैं, या दो स्टेशन हैं एक्स और वाई, और इन दोनों स्टेशन से दोनों तरफ, एक्स से वाई की तरफ वाई से एक्स की तरफ, हर 10-10 मिनट में टैक्सी छूटती रहती है, जैसे बस होती है ना। तो एक्स से वाई का जो टैक्सी छूटने का रेट है, मतलब कि हर एक टैक्सी को छूटने का जो टाइम है ना, वो 10-10 मिनट का गैप दे दिया गया। यहाँ समय जीरो पर पहली टैक्सी छूटेगी, उसी टाइम पर समय जीरो पर इस साइड से, इसके ठीक 10 मिनट बाद दूसरी टैक्सी, इसके ठीक 10 मिनट बाद दूसरी टैक्सी। तो ऐसे करते करते फाइनली जो है ना, टोटल जो 2 घंटे का समय, यहाँ पे लिखा होगा कहीं 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे में कितनी टैक्सी जो एक साइड से दूसरी साइड जा रही होंगी ना, उन टैक्सी को रास्ते में जाते समय कितनी टैक्सी मिलेंगी। नंबर ऑफ टैक्सीज मीट ईच टैक्सी इन रूट फ्रॉम वाई टू एक्स, मतलब कि जो वाई से एक्स की तरफ टैक्सी आ रही है, इसको एक्स से वाई की तरफ जो टैक्सी जा रही है, इसको रास्ते में टोटल कितनी टैक्सी मिलेंगी, ठीक है। अब तुम बताओ कि 10 मिनट में अगर टैक्सी छूट रही है तो 2 घंटा मतलब कि 120 मिनट, इस 120 मिनट में टोटल कितनी टैक्सी छूट जाएंगी, एक साइड से 12 और इस साइड से भी 12, ठीक है। अब बताओ कि सभी टैक्सी के बीच का जो समय है ना, वो 10 मिनट का है, तो 10 मिनट में जो दूरी तय करेगी एक टैक्सी, कितना चलेगी, वो 10 इंटू वी, अरे इस बराबर वी टी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे 10 मिनट दिया, तो 10 मिनट में सभी जो टैक्सी ना, इनके बीच गैप कितना होगा, 10 वी बनता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे टोटल 10 वी का जो गैप है ना, 10 वी का गैप सभी टैक्सी के बीच ऐसे बनता चला जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि दो टैक्सी हैं, ये एक मान लो टैक्सी, और इस साइड से कोई दूसरी टैक्सी आ रही है। अब ए से बी की तरफ एक आ रही है और बी से एक तरफ आ रही है, इनके बीच का जो गैप है ना, वो कितना है, 10 वी। सभी के बीच का जो गैप है ना, वो 10 वी के हिसाब से बनता चला जाएगा, जो एक्स से वाई की तरफ जा रही होंगी, जो वाई से एक्स की तरफ आ रही होंगी। 10 वी का जो गैप है ना, इसको चलने में समय, अब इन दोनों का वेग यहाँ पर वी है एक दूसरे की तरफ, 10 वी जो दूरी इनके बीच की, इस दूरी को चलने में क्या एक ने समय स्पेंड किया कि दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय किया हो, दोनों ने मिलकर के। तो ए का बी के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी कितना बन जाएगा, 10 वी इनके बीच की दूरी, और बाई में कुल चाल कितनी हो जाएगी, 2 वी, तो कितना बन जाएगा, 5 मिनट। मतलब हर एक टैक्सी को एक दूसरे से मिलने के लिए, जो इस साइड से आ रही होगी ना, 5 मिनट बाद जो है ना उसको एक टैक्सी मिल जाए, क्योंकि जो है ना ये खुद पास आ रही है, इधर जो आ रही होंगी और इस साइड जो जा रही होंगी, इनको प्रत्येक को हर 5 मिनट बाद एक टैक्सी मिल जाएगी। तो सोचो कि टोटल टाइम कितना बन रहा, 120। तो हम कह सकते हैं कि एक टैक्सी को दूसरी टैक्सी से मिलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट में एक टैक्सी वाले को एक टैक्सी मिलती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना मिलेगी, 1/5,
तो टोटल नंबर ऑफ टैक्सी जो 120 मिनट में मिलेंगी वो कितने मिलेंगे? तो 120 के लिए हम लिख लेते हैं, 120 के लिए कितना बनेगा, 1/5 गुणा 120 कितना आ जाएगा? देखो ये नंबर आएगा 24 24 मिलेंगी। लेकिन टोटल 2 घंटे में 24 में खुद शामिल होगी, 24 में खुद भी शामिल होगी, तो नंबर उसमें 24 भी लिखा होगा, वो 24 खुद को काउंट करने के बाद, ठीक है। तो कुल मिला के कितने मिलेंगे नंबर ऑफ टैक्सीज किसी एक टैक्सी को? वो हो जाएगा आंसर उसका 23। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें ऐसे मतलब कैलकुलेशन तो नहीं होता कुछ, बस जो है ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको नोट कर लो। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसको नोट करिएगा, आंसर इसका 23 बनेगा। अब अगले क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए। इसमें लिखा है कि एक चोर है और एक पुलिस है, ठीक है। चोर जो है ना वो किससे भाग रहे हैं? जीप से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जीप है और जीप में जो है ना ये चोर, ठीक है, चल रहे कितने से? वेलोसिटी ऑफ थीप कितना है? 9 मीटर पर सेकेंड। और इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, ठीक है। पुलिस किससे आ रही है? बाइक से, ठीक है। अब ये कहाँ की पुलिस पता नहीं, तो पुलिस जो है ना ये पीछे से बाइक से आ रही है। बाइक की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो कि पुलिस की रफ्तार 10 है और थीप की रफ्तार 9 है, तो कभी न कभी जो है ना पुलिस की गाड़ी इस चोर की गाड़ी को पकड़ लेगी, क्योंकि ये तेज़ी से आ रही है। और ये ऐसा नहीं कि रफ्तार बढ़ा सकती, रफ्तार इसकी 10 रखनी है और इसकी रफ्तार 9 रखनी है। और इनिशियल इनके बीच का जो गैप है ना वो कितना है? 100 मीटर। इनिशियल जो गैप इनके बीच का है वो 100 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कितने समय के बाद, जब गैप इनके बीच का 100 मीटर था, उस 100 मीटर गैप के बाद कितने टाइम बाद जो है ना ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो आगे चल के यहाँ पर कहीं मान लेते हैं कि दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ यहाँ पर मिल गए। ये मान लो कि पुलिस की गाड़ी और ये, ठीक है, ऐसे दोनों एक साथ पहुँच गए। ये समय मान लो t=t है और इस t बराबर 0 समय पर चोर की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर है और समय 0 पर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। अब बताओ कि जो ये दूरी तय करना होगा t टाइम में, चोर कितना तय करेगा? s बराबर क्या लिखा जाएगा? 9 × t। तो टी टाइम में जो चोर ने दूरी तय किया 9 × t, उतने ही टी टाइम में इसको कितना चलना पड़ेगा? पुलिस के लिए क्या लिखा जाएगा? यहाँ तक दिख रहा है? 1 मिनट, ठीक। तो पुलिस के लिए लिखा जाएगा फॉर पुलिस 100 प्लस एस बराबर v × t। v कितना इसका? 10 × t हो जाएगा, ठीक है। एस का मान यहाँ पे रख लो, तो 100 प्लस 90 बराबर 10t। तो देखो यहाँ से 9 × t जो है ना राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 बराबर क्या बन जाएगा फाइनली t, क्योंकि 90 उस साइड जाएगा तो -90 होगा, तो 10t - 90 मतलब t। तो t का मान कितना आ गया? 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड बाद जो है ना पुलिस की गाड़ी चोर की गाड़ी को पकड़ लेगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन के लिए आप बस इसको छापो और उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो जाएंगे विदिन सेकेंड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा, और इसके पास जो वेलोसिटी है, औसत वेलोसिटी, औसत वेग v1 v2 v3 है, और ये 3 लगातार टाइम इंटरवल t1 t2 t3 के हिसाब से दिया गया है। तो ये तो क्वेश्चन को अंग्रेजी में जो लिखा है, जो बच्चे हिंदी माध्यम के, उनको लिखने के लिए हमने ऐसे समझा दिया कि 3 पॉइंट हैं, 3 लगातार पॉइंट हैं जो कि बराबर क्या कहते हैं कि लगातार जो पॉइंट है ना उनका समय अंतराल t1 t2 t3 है, और उनको 3 औसत वेग v1 v2 v3 के द्वारा तय करता है। तो उसमें जो है ना ये बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा, मतलब जो है ना v1 - v2 v2 - v3, इसके हिसाब से 4 में से कौन सा आंसर हमारा सही बैठेगा। सोल्यूशन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस औसत वेग औसत चाल का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इससे अच्छा क्वेश्चन बन नहीं सकता है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये मान लो कि इनिशियल पॉइंट है इसका,
अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि जो कण है इनिशियल विरामावस्था में रुका हुआ है, एट रेस्ट है, ऐसा नहीं कहा गया। तो जब तक क्वेश्चन में ना कहा गया तब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना कि इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया इसके पास u है और एक नियत त्वरण इसके पास a है, नियत एक्सेलरेशन इसके पास a, समय यहाँ पर 0 मान लिया जाए। 3 लगातार समय t1 t2 और अगला t3, इन 3 लगातार समय अंतरालों में यहाँ पर जिसके पास औसत वेग है, इस पाथ का औसत वेग है v1, इस पाथ का औसत वेग v2, इस पाथ का औसत वेग v3 है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसके लिए हमने यूज़ किया था। जिन दो पॉइंट के बीच का औसत वेग आपको निकालना है प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई 2, ये हमने फार्मूला लिखवाया अभी जस्ट। तो यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी मान लेना v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v मान लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी होगी v डैश, यहाँ पर v डबल डैश, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को लगातार चेंज करेगा। तो अंतिम वेग t1 टाइम बाद v है, t2 टाइम बाद v डैश और t3 टाइम बाद v डबल डैश। v1 किन दो पॉइंट के बीच का औसत वेग है, 0 से t1 समय के बीच का, और ये जो है ना t1 से t2 के बीच का, मतलब कि जो ये वाला टाइम इंटरवल है वो t2 है और ये टाइम इंटरवल है t3। तो इनका नामकरण चाहे तुम कर सकते हैं, ये a है, b है, c है और d है। तो a से b के लिए जो औसत वेग होगा v एवरेज दैट इज v1, ये लिखा जाएगा v1 v प्लस u बाई 2, ये लिखा जाएगा, ठीक है। और b2c के लिए क्या लिखा जाए, b2c के लिए औसत तो एवरेज v2 अंतिम v डैश प्रारंभिक इसका v बाई 2, c2d के लिए औसत कितना होगा, ये बनेगा v3 v डबल डैश प्लस v डैश बाई 2, ये बन जाएगा। अब देखो आप v1 v2 v3 तो लिखना सीख गए, लिख भी लिया आपने, लेकिन आप अभी जो है ना t1 t2 को नहीं ला पाए। फार्मूला तो लिख लिया हमने, v डैश v हमने अपनी तरफ से सोचा है, तो v डैश और v को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बताओ a से b के लिए हम b वाला पॉइंट v है अंतिम और a पॉइंट का है प्रारंभिक u, तो अंतिम v प्रारंभिक u प्लस a इंटू t1 ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा बताओ कि v डैश कैसे लिखा जाए, v डैश बराबर, अगर इसको आप अलग पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, फिर यहाँ पर v अननोन आ जाएगा, या फिर इस v को फिर से रखोगे, उससे अच्छा तुम यहीं से पढ़ो। तो यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो v डैश बराबर u प्लस यहाँ से यहाँ तक का कुल समय कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, ये बन जाएगा। तो v डैश u प्लस ए t1 प्लस ए t2, ऐसे v डबल डैश आप निकालोगे तो u प्लस ए t1 प्लस ए t2 प्लस ए t3 आ जाएगा, ठीक है। अब v1 फिर से हम लिखते हैं, v1 देखो दोबारा लिखते हैं, v1 हमारे पास क्या है, v प्लस u बाई 2 है, v का डाटा यहाँ से रखो, कितना है वो u प्लस ए t1 प्लस u बाई 2। अब देखो u 2 बार लिखा है आपने, और 2 बार लिखने पर तो ये 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए t1 बाई 2, और आप इसको इंडिविजुअल 2 से डिवाइड कर लो तो फाइनली बन जाएगा u प्लस ए t1 बाई 2, ये v1 की शक्ल में t1 आ गया है। अब ऐसे आप v2 निकालो, v2 कितना आएगा देखो, v डैश प्लस v डैश यहाँ से रखो, कितना है देखो, v डैश u प्लस ए t1 प्लस ए t2, और v कितना है देखो यहाँ से u प्लस ए t1 बाई 2। अब देखो इसी में जो है ना आप ए t1 कितने वाली को 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ ए t1, और u कितने वाली का हमने 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा, और 2 से इंडिविजुअल आप डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा u प्लस ए t1 प्लस ए t2 बाई 2 हो जाएगा। अगर आप समझ गए होंगे तो v3 आप समझ लेना भैया, v3 कितना बनेगा, v डबल डैश प्लस v डैश बाई 2, v डबल डैश आप इसको लिखोगे और v डैश को आप इसको लिखोगे तो फाइनली यहाँ पर ए t1 एक बार, ए t1 एक बार, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ ए t1 होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए t2 और 2 टाइम्स ऑफ u, और फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, u प्लस ए t1 प्लस ए t2 प्लस ए t3 बाई 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन।
अब तुम्हें इसकी शक्ल लानी है यहाँ पे v1 माइनस v2, मतलब कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है सबके लिए। तो बताओ v1 माइनस v2 बाई v1 माइनस v2 माइनस v3, v2 माइनस v3। अब इसमें देखो v1 माइनस v2, तो लिख लेते हैं u प्लस AT1 माइनस v2, देखो यहाँ से u प्लस AT1 प्लस AT2 बाई 2 बाई देखो v2 u प्लस AT1 प्लस AT2 बाई 2 माइनस कितना है वो u प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 बाई 2 है। आप देखो माइनस साइन अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजा जाएगा तो ये माइनस यू प्लस यू कैंसिल आउट, AT1 माइनस AT1 भी क्या हो कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, एक मिनट, u प्लस AT1 बाई 2 है, ये u प्लस AT1 बाई 2 है। हाँ v1 हमारे पास है u प्लस AT1 बाई 2 है, तो प्लस यू माइनस यू कैंसिल आउट, AT1 बाई 2 प्लस और AT1 माइनस में। तो ये बताना कि यहाँ पे देखो प्लस यू माइनस यू कैंसिल आउट, प्लस AT1 माइनस AT1 खत्म, प्लस AT2 बाई 2 और यहाँ पर माइनस AT2 बाई 2 है, माइनस AT2 है। तो यहाँ पर AT2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा 1 बाई 2 माइनस, मतलब क्या बचेगा हमारे पास AT2 बाई 2 माइनस AT2, मतलब कि माइनस का AT2 बाई 2 और माइनस AT3 बाई 2। तो ऊपर बचा होगा AT1 साइन क्या बनेगा माइनस, क्योंकि प्लस AT1 बाई 2 है और ये हमारे पास क्या बनेगा बोलो माइनस, तो ये माइनस वाली चीज़ ज़्यादा है, माइनस AT2 बाई 2, ठीक है। और ये माइनस AT1 बाई 2 बचेगा और बाई में क्या बनेगा देखो माइनस AT2 बाई 2 माइनस AT3 बाई 2। तो अब यहाँ से देखो a बाई 2 पर नीचे कैंसिल आउट और माइनस साइन कॉमन लेंगे हम लोग, तो अंदर बचेगा T1 प्लस T2 बाई T2 प्लस T3। आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा हमारा, T1 प्लस T2 बाई T2 प्लस T3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, इस चीज़ को नोट करो। थ्री सक्सेसिव डिस्टेंस S1 S2 और S3, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है नीट के लिए और IT में भी क्वेश्चन आता है। तो 3 सक्सेसिव डिस्टेंस कवर करती है बॉडी 3 टाइम इंटरवल, 3 बराबर टाइम इंटरवल, जैसे यहाँ से यहाँ तक का समय t है, यहाँ से यहाँ तक का समय भी यहाँ पे t है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि S1 S2 S3 का रेशियो क्या होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि S1 S2 और S3 कैसे फाइंड आउट किए जाएं, तो क्वेश्चन का जो बेसिक सा लैंग्वेज होता है कि S1 S2 S3 का रेशियो क्या होगा, वो पूछेगा आपसे। तो करना क्या है देखो, हम फार्मूला सबसे पहले समझ पाए कि फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाओगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करना है, तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम होती है ये क्वेश्चन की। दिक्कत ये होती है ना कि हम लोग सोच नहीं पाते कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, समस्या ये होती है। तो साइड में देखो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस AT जैसे कुछ इक्वेशंस होती हैं, तो इनको हम साइड में लिख लेते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, v स्क्वायर U स्क्वायर है ना, प्लस 2AS, और एक इक्वेशन होती है HTF, U प्लस हाफ A 2T माइनस 1। तो इन 4 इक्वेशन से आप जितनी चाहे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, नंबर आप न्यूमेरिकल लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं इन्हीं 4 इक्वेशन से, और इन्हीं 4 में से एक इक्वेशन के द्वारा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कैसे पता किया जाए कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कैसे यूज करना तो एक अलग चीज़ हो गई, कौन सा इक्वेशन यूज करना वो एक बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब कभी आपको समय और टाइम के बीच का रिलेशन मिले, या जहाँ पर समय और टाइम का रिलेशन देकर कुछ क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मतलब कि वहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन की बात करोगे, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन की जब बात करेगा तो फर्स्ट इक्वेशन
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की जब बात आएगी ना, तो वहाँ पे थर्ड इक्वेशन, मतलब कि इसमें जो है ना, ये तीनों का वीटी, एसटी और वीएस ऐसे करके क्वेश्चन आप समझ पाओगे। और ये तो एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जब कभी कण पर्टिकुलर एनथ टाइम, मतलब कि जैसे कहा जाए कण चल रहा सीधी रेखा पे, और उसका में जो है ना किसी क्षण किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितना दूरी तय करेगी, 5वां सेकंड 6वां सेकंड, उसमें कितना दूरी तय करेगी, तो उस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हमें डायरेक्ट करना होता है। तो S1 दूरी तय करती है टाइम टी में, S2 नेक्स्ट टाइम टी, और x3 जो है ना नेक्स्ट टाइम टी, मतलब कि टी टी टी, तीन लगातार दूरियां तीन लगातार समय अंतराल में तय करती है। तो S और T का रिलेशन सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो हम S1 बराबर लिखेंगे, या सिंपल हम पहले लिखते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी है यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है इसमें 0, तो S1 बनेगा यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। H2 अलग पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो इनिशियल 0 है, लेकिन यहाँ पर इसके पास इनिशियल 0 नहीं होगा, जो कि एक्सीलरेशन क्या करेगा, वेग को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ पर कुछ नया वेग आ जाएगा। इसको अलग पढ़ने पर u0, इसको अलग पढ़ने पर u0 नहीं होगा, और इसको अलग पढ़ने पर ये कुछ नया पैरामीटर आ गया। तो इसमें ट्रिक क्या होती है कि आप इसको अलग पढ़ो और पूरा एक साथ पढ़ो। पूरा एक साथ पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपके लिए जो वेरिएबल्स है ना, उनका नंबर कम हो जाएगा। तो आप पढ़ोगे S1 प्लस S2, इनिशियल S1 प्लस S2 के लिए कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस हाफ ए इंटू 0 से आप पढ़ना शुरू किए, तो इसमें टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम भी इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल टाइम कितना होगा 2t का होल स्क्वायर। अब S1 यहाँ पे रख लो, तो ये हाफ ए इंटू टी स्क्वायर प्लस S2 हाफ ए इंटू टी स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, S2 कितना आ जाएगा, देखो इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ ए टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 माइनस 1 मतलब कि 3, तो S2 बन जाएगा यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 3 बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब S3 अलग फिर से तुमको नहीं ढूंढना है, तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पढ़ो। तो इस बार तुम्हें लिखना है S1 प्लस S2 प्लस S3 हाफ ए इंटू 3t का होल स्क्वायर। अब इस पर देखो S1 प्लस S2 जो है वो यहाँ पे दिख रहा कितना है, देखो S1 है और ये S2 है, S1 प्लस S2 हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 4 है, और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 4 माइनस हो जाएगा। तो S3 हम लिख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, इसका कितना बनेगा 9, और S1 प्लस S2 का हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 4, 4 जो है ना ये माइनस हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर कॉमन, तो S3 कितना आएगा हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 5। आप समझ गए होंगे ना कि अगर हमारे पास S4 भी होता तो S4 के लिए क्या बनती इक्वेशन, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा होता है। तो फाइनली यहाँ पे S1 S2 S3 और ऐसे और भी होते हैं हमारे पास, तो इनका अनुपात क्या बनता 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाता है ये। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे मान लो कुछ नया बनाना हो एग्जामिनर को, तो थोड़ा चेंज करेगा, वो थोड़ा सा टफ भी करेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है नीट में, थोड़ा सा डिफरेंट वो जेईई मेंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको रिपीट करवाता है। तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया होगा। इसमें अगली वैरायटी जो क्वेश्चन की ऐसे बनती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी। इसमें क्या है ना कि बस जो 3 सक्सेसिव डिस्टेंस थी जो अलग अलग थी, उनको क्या किया इन्होंने सेम मान लिया, एस और ये भी एस है। तो अगर ये एस है, ये एस है और ये वाला भी एस है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा ना वो सेम नहीं होगा, ये टाइम टी, ये टाइम कुछ अलग, ये टाइम कुछ अलग। तो बाजी के टाइम इनका नामकरण T1 T2 T3। पहले क्या था कि डिस्टेंस जो लगातार बनी थी वो अलग अलग थी, और टाइम इंटरवल उन लगातार डिस्टेंस को चलने में समय सेम था। आज के टाइम में क्या टाइम इंटरवल डिफरेंट है, और जो डिस्टेंस लगातार चल रही बॉडी वो सेम है। ठीक है, अब इसमें तुमसे पूछेगा T1 T2 और T3 इनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो ट्रिक वही है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है यहाँ पे, इसको आप अलग पढ़ोगे तो इनिशियल 0, लेकिन इसको अलग पढ़ने पर इनिशियल 0 नहीं होगा। तो आप इसको अलग पढ़ो और पूरा एक साथ पढ़ो, फिर पूरा एक साथ पढ़ लो।
तो पूरा एक साथ पढ़ने से इनिशियल 0, पूरा एक साथ पढ़ने से फिर से क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। स्क्रीन पॉज करके आप इसको एक बार ट्राई करना, तब आप इसके आगे बढ़िएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एस बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ ए इंटू टी वन स्क्वायर, यू तो 0 है, तो अब बताओ जो T1 आएगा यहाँ से, ये आएगा 2s बाई ए अंडर रूट, पहला इक्वेशन। अब इसको पूरा एक साथ पढ़ना, पूरा एक साथ पढ़ोगे तो ये बन जाएगा 2s हाफ ए इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप ओपन नहीं करना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेना, ये बन जाएगा 4s बाई ए अंडर रूट T1 प्लस T2। ठीक है, अब T1 का वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, तो इसे क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, T2 बराबर बनेगा हमारे पास अंडर रूट 4s बाई ए माइनस T1। ठीक है, अब ये T1 जो यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया, इसको यहाँ पर रख लो, तो T2 आएगा यहाँ पे 4s बाई ए माइनस अंडर रूट 2s बाई ए। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि तुम्हें अंडर रूट 2s बाई ए कॉमन ले लेना है, तो T2 की शक्ल इसके जैसे बन जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट हमें लेना है 2s बाई ए, अंदर बचेगा √2 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड जो इक्वेशन बनेगी इसकी, वो आप सॉल्व कर लेना आराम से। T3 आएगा हमारे पास अंडर रूट 2s बाई ए, ये बनेगा हमारे पास √3 माइनस √2, और इससे अगर T4 भी होता अगला टाइम, तो T4 हमारा आता है यहाँ पे अंडर रूट 2s बाई ए, और ब्रैकेट में आता है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, ये होता। अब इनका रेशियो आप कैसे निकालोगे, देखो इन सब में से क्या चीज़ कॉमन, √2s बाई ए, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर T2 में क्या बचेगा, देखो √2 माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस 2, √3 माइनस √2, और यहाँ पर √4 माइनस √3, तो इनका रेशियो बनता है T1 T2 T3, और ऐसे और भी होते, तो यहाँ पर ये 1 √2 माइनस 1 √3 माइनस √2, ऐसा अनुपात बनता चला जाता है। इसको छाप लें। अब इसके अलावा देखो आपको क्वेश्चन जो ज़मीनी मोशन पर मिल सकते हैं, उसमें कुछ रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। कैसे, जैसे ये मान लो कि कोई एक रेलवे ट्रैक है, या मान लो ऐसे कि जैसे मान लो कि 2 कार हैं ये, या ट्रैक ही मान लो। ठीक है, ये कोई रेलवे ट्रैक है, और इस ट्रैक पर ही मतलब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही थी ऐसे। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो रिलेटिव मोशन का जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है, ट्रेन 2 जो है ना कांस्टेंट स्पीड v2 से चल रही है, और पीछे से ट्रेन 1 जो है ना v1 से आ रही है, और इसमें क्या है ना कि v1 जो है ना v2 से ज़्यादा है। ठीक है, और गलती से एक ही ट्रैक पर दोनों जा रही थी, तो वो क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब पीछे वाला ट्रेन आगे वाली ट्रेन को दिखती है, इस ट्रेन के ड्राइवर ऐसे तो है नहीं मतलब कि बहुत दूर से देख पाएगा, एक जो देखने की जो कह सकते हैं ना कि जो दूरी है वो एक फिक्स होती है कि भाई इतनी दूरी की हम चीज़ें देख सकते हैं। देखने के लिए देख रहा हो कि भाई चलो ट्रेन कोई सामने जा रही है, ठीक है, लेकिन उसको इतना मालूम नहीं था कि इसी ट्रैक पर जा रही है वो। जब उसको महसूस हुआ कि भाई देखो शायद इसी ट्रैक पर ट्रेन जा रही है, तो पीछे वाला ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। जब ब्रेक लगाएगा तो उसकी जो रफ्तार है ना उस समय के साथ कम होगी। तो अब इसमें क्या है ना कि रफ्तार तो कम हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो है ना पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को बचा सके। ऐसा भी हो सकता है ब्रेक लगी और रुकते 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 फाइनली क्या किया, इसको ये निपटा दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बचा भी ले जाए। तो एक जो बचने वाली कंडीशन, वो कंडीशन इस बात पर निर्भर करी कितना दूरी पर उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है। अब तुम 100 की रफ्तार जा रहे हो
और ठीक तुम्हारे सामने मान लो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनी, जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम चल रहे हो, सामने जाना तुम्हारी 100 की रफ्तार है तुम्हारी, और अचानक से मान लो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं, मान लो कि 50 मीटर दूरी पर ही कोई को सामने अचानक से कोई बच्चा आ गया, ठीक है। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी ब्रेक लगाओ, और कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, आप ब्रेक जब लगाओ ना, हो सकता है कि 50 मीटर दूरी पर जाते जाते जो है ना, ब्रेक जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस की, वो रिटार्डेशन इतना कैपेबल नहीं था कि जो 50 मीटर दूरी पर बच्चा खड़ा है उसको बचा सके। तुम 100 की रफ्तार पर ही ब्रेक लगाओ तो गाड़ी तो कभी न कभी रुकेगी, कहीं न कहीं दूरी पर जाके रुकेगी, लेकिन उस दूरी पर जो बच्चा खड़ा है ना, वो बच भी सकता है और नहीं बच सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है जिसको हमें बचाना है, और जो पीछे से आकर के उसको हिट करना चाहता है, मतलब कि हिट करने से अवॉइड करना चाहता है कुल मिला के, तो ये जो है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो एक मिनिमम होना चाहिए। अगर उस मिनिमम डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर ब्रेक लगाना शुरू किया तो गारंटीड वो कितना भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, गाड़ी से क्या करेगा, उसको निपटा देगा। और उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर ब्रेक लगाएगा तो फिर तो बच ही जाएगा। तो मतलब एक सेफ डिस्टेंस डिसाइड हो जाती है। तो सेफ डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें जो ब्रेक है, उस ब्रेक के द्वारा जो रिटार्डेशन बनेगा, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये पूछा गया कि जो पीछे ट्रेन आ रही है, इसका जो ड्राइवर है, ये कम से कम कितनी दूरी, जो डी है ना, इसका वैल्यू मिनिमम जो है ना, डी कितना होना चाहिए, ताकि जो पीछे वाली ट्रेन है आगे वाली ट्रेन को कोलाइड करने से बचा सके, हिट करने से बचा सके। तो इसमें देखो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज करना है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? अच्छा, जो रिटार्डेशन है, मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑन अप्लाइंग ब्रेक प्रोड्यूस बाई ट्रेन वन, मतलब कि ट्रेन वन पर जब ब्रेक लगेगा तो ब्रेक लगने पर जो मैक्सिमम रिटार्डेशन बन सकता है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें क्या करना है कि जो डी मिनिमम है ना, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, आगे वाली ट्रेन को विराम मानना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रोकने का मतलब कि तुम्हें उसको जाके बोलना नहीं कि भाई तुम रुक जाओ, हमारा आकर के जो है ना, पीछे से तुम्हें जो है ना हिट करने की कोशिश कर लेंगे, हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो तुम इसको जो है ना, अपने सॉल्यूशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको तुम विराम मान लो, ठीक है। ये किस में आ गई, एट रेस्ट। जो डी मिनिमम है, इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है रिलेटिव मोशन। तो हमें डी मिनिमम ज्ञात करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेन टू को विरामावस्था एट रेस्ट टू। ट्रेन वन आगे आ रही थी, इसके पास रफ्तार कितना, v1, लेकिन इसको हमने रोक दिया। रोकने का मतलब ये चल रही थी, लेकिन इसको रोकने का मतलब है कि आप इसकी जो रफ्तार है ना, डायरेक्शन पलट करके किसको दोगे, ट्रेन वन को। तो v1 v2 से ज़्यादा, मतलब इसके पास कुल रफ्तार जो राइट हैंड साइड बचेगी दैट इज v1 माइनस v2, और इस पर कुल रिटार्डेशन पीछे कितना लग रहा है, ए का। तो ये जो डी मिनिमम निकल के आएगा, थर्ड इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करो। थर्ड इक्वेशन क्या है, अभी जो है ना, ट्रेन की रफ्तार क्या है, v1 माइनस v2, ये रिटार्ड होते 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 फाइनली यहाँ पर ला कर इसको जस्ट रोकना तुम्हें, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इसको ला के रोक देना। तो फाइनल वेलोसिटी जो बनेगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास, v1 माइनस v2 इसका होल स्क्वायर। अब जो कि रिटार्डेशन हो रहा, ये माइनस साइन जो बना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, और ये माइनस साइन ड्यू टू रिटार्डेशन, जो ब्रेक लगा उस ब्रेक के बाद यहाँ पे एक मंदन, एक रिटार्डेशन आया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस साइन आया, ठीक है। तो ये माइनस का 2a डी मिनिमम लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो प्लस का होगा 2a डी मिनिमम, ये बनेगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो डी मिनिमम कितना आएगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और बाई में कितना 2a। अब अगर इसको जनरलाइज कर लिया जाए कि डी का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जो है ना ये वाली ट्रेन इसको हिट करने से अवॉइड कर सके, तो डी का जो वैल्यू है इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, इसके जस्ट इक्वल, तभी ये जो पीछे वाली ट्रेन ना आगे वाली ट्रेन को हिट करने से बचा पाएगी। तो सकल आंसर की जो है ना इस टाइप में दी होती है इसकी, इसको भी नोट करो। अब जैसे इसमें देखो, अगर मान लो कि ट्रेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, और इसमें जो है ना ट्रेन वन है और ट्रेन टू है। अब इसमें देखो, कोलिजन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं कि हमें किसको रिटार्ड करना। अब देखो यहाँ पर अगर इसको वन को टू से मतलब बचाना है, तो फाइनली टू की रफ्तार जो ये v2 ना इस टाइम पर इसको कम नहीं करना, अगर कम करेगा तो और जल्दी आके इसको हिट कर देगी, ठीक है। तो अगर ये रफ्तार अपनी बढ़ा दें
तो जो कोलिजन है ना शायद तब भी बच जाए, लेकिन इसको सामने वाला जो जा रहा है ड्राइवर ट्रेन का, उसको तो पता ही नहीं कि पीछे इसको ट्रेन भी आ रही है, तो अपनी रफ्तार वो तो नहीं रखा। अब गलती से अगर इसने ब्रेक लगा दिया तो हो सकता है पीछे से आकर के ये इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर V1 और V2 एक दूसरे के अपोजिट है, अब इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा किसको। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को अपने कोलिजन से बचाना चाहते हैं तो फाइनली इसमें ब्रेक एक नहीं दोनों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रिटार्ड हो और ये भी रिटार्ड हो, तभी आकर के जो है ना रिटार्ड होते होते फाइनली यहाँ पर कहीं रेस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो जो आपने V1 माइनस V2 निकाला है ये रिलेटिव मोशन के हिसाब से निकाला, V12 बनेगा यहाँ पे, दिशा पलट के जब जोड़ोगे तो फाइनली यहाँ पर ये V1 माइनस V2 हो जाएगा। और इसको जब आप देखो विरामावस्था मानोगे इसको, तो इसका डायरेक्शन पलट कर जब वेलोसिटी देंगे आप इसको, तो इसके पास टोटल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, V1 प्लस V2। अभी क्या है, डी मिनिमम के लिए ब्रेक इसको भी लगाना पड़ेगा, इसका ब्रेक रिटार्डेशन A1 दे रहा और इसका ब्रेक रिटार्डेशन A2 दे रहा। तो A1 A2 क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 1 का जो एक्सलेशन है 2 के सापेक्ष अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में आएंगे ऐड करने पर और पलट के जोड़ने पर, तो A1 प्लस A2। और ऐसे हम V12 निकालेंगे तो V12 हमारा बन जाएगा V1 प्लस V2। इस लाइन को लिखने का मतलब कि आपने 2 को किस में मान लिया, विरामावस्था में, या 1 को किस में मान लिया, विरामावस्था में। अब इस दूरी को चलाने के बाद क्या करना, आप सिंपल सा फिगर आप चाहो तो ऐसे बना लेना कि 1 को हमें क्या करना है, अब V1 से V12 से और रिटार्डेशन A12 का यहाँ से इसको चलाना है, और चलाते चलते फाइनली यहाँ पर जो ट्रेन 2 है जो कि चल रही थी, लेकिन इसको आपने किस में मान लिया, एट रेस्ट। तो यहाँ पर डी मिनिमम जो आएगा वो आप थर्ड इक्वेशन से निकाल लेना। कैसे निकालोगे, अंतिम का स्क्वायर, अंतिम कितना आएगा यहाँ पे इसका बोलो 0, यहाँ पर लाकर इसको रोकना है। तो 0 बराबर क्या लिखा जाएगा, V12 का स्क्वायर माइनस 2A12 डी मिनिमम। तो डी मिनिमम यहाँ से निकल के आएगा V12 इसका होल स्क्वायर बाई 2A12, और B12 कितना दिया देखो यहाँ पे B1 प्लस B2, तो ये बनेगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई में 2A1 प्लस A2। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी नोट करो आप। हम देखो अंडर ग्रेविटी मोशन पर भी कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए। अंडर ग्रेविटी मोशन में सबसे पहले क्या है कि आपको इक्वेशन लिखना V इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है V स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन होता है एच टी एथ, ये होगा यू प्लस हाफ जी 2T माइनस 1 या 2N माइनस 1 भी लोग कुछ लिख लेते हैं इसमें। ये जो लिखी है ना यहाँ पे चीज़ें, ये सब आपको पहले से पता है। दिक्कत क्या है कि आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो, ठीक है। अंडर ग्रेविटी मोशन बढ़िया टॉपिक के न्यूमेरिकल बनाता है। तो इसमें बेसिक न्यूमेरिकल जैसे सबसे पहले साइन कन्वेंशन आप अच्छे से सीख लेना। साइन कन्वेंशन के बिना आप इस शेप और टॉपिक के न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि आप ग्रेविटी के प्रभाव में कितने तरीके से बॉडी को गति करवा सकते हो। तो इसमें 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका होता है कि हम अगर बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकें तो इसकी जो रफ्तार है ना समय के साथ क्या होगी, घटेगी। इसको अगर हम ऊपर फेंके यू से तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे खींचेगी, मतलब टाइम के साथ इसकी रफ्तार क्या होगी, घटेगी। तो जब कभी मतलब अगर हम ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं बॉडी को तो उसमें साइन कन्वेंशन केवल जो है ना जी को दिया जाता है। जी कैसा माना जाता है इसमें, निगेटिव। यू कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जब बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो इसमें तो पहले से ही जी लग रहा नीचे, और आपने इसको नीचे फेंका यू से, तो ये जी क्या करेगा, इस यू को बढ़ाएगा, मतलब इसमें जो यू होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। जी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब कुछ लोग देखो इसमें एच तो है विस्थापन, लेकिन कुछ लोग इसमें जो है ना एच को साइन कन्वेंशन में लाते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन में आप देखो 2 को ही रखना, एक यू को और एक जी को, ठीक है। अब ज़्यादा लाओगे ना तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, फाइनली फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप हमेशा जो साइन कन्वेंशन की बात करना जी और यू की। तीसरा केस अगर हम बॉडी को ऊपर कहीं पर मान लो छत पर खड़े हो, छत पर खड़े होकर के हमने क्या किया कि बॉडी को ऊपर फेंक दिया, तो ये बॉडी क्या होगी, पहले ऊपर जाएगी फिर ऊपर से ये नीचे आएगी।
तो आप एक काम करना कि जैसे इसको पढ़ना है वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट माइनस के वेग से इसको फेंक दें। तो तुम एक काम करना, जैसे इसको यू से ऊपर फेंका ना, तो तुम इसको माइनस यू से नीचे फेंक देना। जो कैलकुलेशन आएंगे आपके, जो आंसर आएंगे, उसमें 1% क्या मान लो कि 0.001% गलती नहीं होनी है। ठीक है। तो जैसे हमने इसको यहाँ से ऊपर फेंका ना, तो आप इसको माइनस की वेलोसिटी देकर, उसकी वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज करने पर इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला जो केस होगा ना, इसके सिमिलर होगा। सिमिलर तभी होगा जब यू को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। जी तो पहले से नीचे लग रहा, जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो 3 साइन कन्वेंशन होते हैं, एक ऊपर से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ठीक है। और एक ऊपर से नीचे डायरेक्ट हो गया और ये नीचे से ऊपर की तरफ हो गया। तो ये 3 साइन कन्वेंशन आपको याद रखना। अगर साइन कन्वेंशन सीख जाओगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। इस पे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, आप इस चीज को नोट कर लो जल्दी से। अब इस पे देखो, क्वेश्चन जो है ना ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इसको हमने यहाँ से ऊपर की तरफ u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, और ऊंचाई जो है ना मान लेते हैं 100 मीटर। ठीक है। तो 100 मीटर की ऊंचाई से हमने इसको ऊपर से ऊपर की ओर फेंका, तो ये कितने टाइम के बाद ज़मीन पर पहुंचेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, ये +40 से ऊपर आपने फेंका इसको, तो यहीं से आप इसको u बराबर -40 से नीचे फेंक देना। ठीक है। और इसको नीचे कितना आना है, 100 मीटर। तो कितने टाइम बाद ज़मीन पर पहुंचेगी उस समय जो है ना तुम्हें कैलकुलेट करना। तो 0 है समय, और यहाँ पर मान लो इसका समय t=t। तो फार्मूला यहाँ पर क्या यूज़ किया जाए बताओ। फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग h=ut प्लस आप GT², ये वाला। तो h यूज़ करना था ut प्लस ऑफ GT²। h का वैल्यू कितना, 100, u का वैल्यू कितना रखना, -40 इंटू टी, और प्लस आप जी का मान कितना, 10, और ये t², ये आ जाएगा 5। ठीक है। तो 100 -40t प्लस 5t²। ठीक है। और 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये 20 होगा, -8 इंटू टी प्लस t²। ये +20 राइट हैंड साइड ले जाओ, -20, तो -8t प्लस t² माइनस का 20। अब इसमें t का वैल्यू कितना आएगा, देखो t के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, +8 प्लस माइनस √64 -4ac, a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना, -20 बाई 2, a का वैल्यू कितना है 1। ठीक है। तो t यहाँ पर 8 प्लस माइनस, अब देखिए 80 होगा और ये प्लस हो, है ना, ये प्लस हो जाए, तो फाइनली कितना आएगा हमारे पास, √64 प्लस 80 बाई 2। तो अब इसमें देखो कितना आएगा, ये 8 प्लस माइनस, ये आएगा हमारे पास 4, और ये 144। अब ये 144 किसका रूट होता है, 12 का। ठीक है। तो 12, 8 प्लस 12 प्लस -12। अब बताओ इसमें देखो, ये अगर तुमने प्लस माना तो ये प्लस रहेगा, और तुमने माइनस मान लिया तो फाइनली ये 8 -12 मतलब कि टाइम माइनस में हो जाएगा। और हम जानते हैं समय निगेटिव होता नहीं, तो ये प्लस ही मानना पड़ेगा तुम्हें। तो ये 20 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो इक्वेशन आप जो मोशन है इस वाले टॉपिक के, उस पर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। इसको नोट करिए आप जल्दी से। अब इसमें देखो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप सुनते जाना, केवल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें एक बैलून मान लेते हैं, बैलून है ये। ठीक है। और ये बैलून जो है ना, ये एक कांस्टेंट एक्सलेशन
2.5 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइज कर रहा है ऊपर, ठीक है। और इसके पास इनिशियल, जो बैलून के पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। जब बैलून ये ऊपर जा रहा तो जो है ना, ये मान लो कि बैलून यहाँ पर कहीं था, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। जब बैलून इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुँचता है और ये समय मान लेते हैं t है 4 सेकेंड। तो इससे क्या करते हैं, बैलून से एक, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन, इससे एक पत्थर, ये जो है ना इसको पत्थर कहते हैं हिंदी में, स्टोन, एक स्टोन को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है। स्टोन को हमने क्या किया, ड्रॉप किया। तो जब स्टोन को ड्रॉप करोगे तो स्टोन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। 4 सेकंड बाद इसके पास रफ्तार कितनी होगी, बैलून के पास कितनी होगी, देखो हर सेकंड 2 की रफ्तार से, 2 की रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 2 और 4 मतलब कि 8। बैलून के पास आफ्टर 4 सेकंड जो रफ्तार है वो 8 मीटर पर सेकंड। और जब इससे कोई बॉडी ड्रॉप होगी ना, तो इसके पास भी रफ्तार जो होगी ना, वो इसी दिशा में ऊपर की ओर होगी। u बराबर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बताओ कि 2 की रफ्तार से बैलून ऊपर जा रहा था, ज़मीन से ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से। तो इसको हम यूज़ करेंगे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। u इसके पास 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर में ए का वैल्यू कितना, 2, टी कितना 4, कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 मीटर की ऊंचाई पर जब बैलून था, तब हमने इससे एक जो है ना स्टोन नीचे ड्रॉप किया। अब स्टोन को ड्रॉप करने का मतलब कि स्टोन के पास इनिशियल 0 नहीं होगा। अब एक तरह से स्टोन ऐसा है कि स्टोन जो है ना यहाँ से ऊपर जा रहा कितने से, u बराबर 8 मीटर पर सेकंड से, और ऊंचाई कितनी इसके पास है, 16 मीटर। तुम्हें करना क्या है, इसको यहाँ से माइनस की वेलोसिटी देकर इसको नीचे भेजना है, कितने की, u बराबर माइनस का 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे कितना आना है इसको, 16। अब सिंपल से केस है कि आप इसमें जो है ना इक्वेशन यूज करो सेकंड, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना 16, u कितना हमारे पास देखो -8, और t नहीं पता हमें, तो -8 इंटू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना 10 टी, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 बराबर -8t प्लस 5t स्क्वायर, फिर से क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके बाद टी आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस पे और करवा देते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें लिखवाने में, आप सुनते जाना। कि जैसे मान लो कोई कण है, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से हमने फेंका ऊपर, और ये ऊपर जाते समय एक पॉइंट यहाँ पर कहीं मार कर लो, t इक्वल टू t1, t1 पर एक पॉइंट हमने मान लिया a, ठीक है। तो जब आप किसी कण को ऊपर फेंकते हो ना, तो सिर्फ ये ऊपर नहीं आता, ऊपर जाने के बाद इसी लाइन पर नीचे आता है। तो एक पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करे, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो जाते समय यहाँ पे टाइम t1 है, कोई पॉइंट है जिसको ये क्रॉस कर रहा है समय t1 पे। क्वेश्चन इसमें है कि यहाँ से इस पॉइंट से कितने टाइम बाद जो है ना वापस इस पॉइंट पर दोबारा आएगा। हालांकि इसी लाइन पर आना है इसको वापस, बट हमने इसको थोड़ा साइड में बना दिया। मतलब कि आपको यहाँ से ये टोटल टाइम आपको बताना है, ये टोटल टाइम कितना है जब वापस दोबारा इस पॉइंट पे आएगा ना, तब का समय कितना होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि देखो, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर इसके पास यहाँ से यहाँ तक का समय t1 है। अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक का समय कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इस समय t इक्वल टू t0 है, जहाँ पर इसका अंतिम वेग कितना है, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के पास चल करके हम लोग जो है इस t0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या लिखना है, u प्लस जी टी। अब अंतिम इसका 0 है, इनिशियल इसका u है। तो जब ये ऊपर फेंकी जाती है बॉडी, तो यहाँ पर जो है ना -g लिया जाता है, तो -g इंटू t0। तो t0 हमारे पास आएगा u/g। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है ना, ये वाला, ये कहलाएगा t0, ठीक है।
अब इस टी नॉट से अगर हम T1 माइनस कर लें तो ये टाइम निकल के आएगा। तो हम ये मान लेते हैं टाइम यहाँ से यहाँ तक का T है, तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में, मतलब जाने का टाइम T है तो आने का टाइम कितना होगा T। तो बताओ T बराबर क्या लिखें, T नॉट माइनस T1। तो T नॉट कितना है U बाई जी माइनस T1, इन टर्म्स ऑफ T1 आंसर देना है। तो वापस इस पॉइंट पर दोबारा कितने टाइम बाद आएगा, तो जो समय होगा कुल समय जब वापस आने का इस पॉइंट से जब गया ऊपर, फिर वापस कितने टाइम बाद आएगा, वो समय हमारे पास है 2t। हमें 2t याद करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी माइनस T1, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करो। अंडर ग्रेविटी पर बहुत वैरायटी है न्यूमेरिकल की, तो कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा दे रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो, एक साथ कम से कम 2 चैप्टर में मिलेगा आपको। कि जैसे मान लो कोई को जमीन से ऊंचाई हमने मान लिया कोई पॉइंट है, इसमें क्या है कि कण को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, एक बॉडी को जीरो से समय वेग जीरो से हमने इसको ड्रॉप किया, ऊंचाई h है, इसको समय जमीन तक पहुंचने में लगा जैसे समय जीरो है और यहाँ पर ये समय t इक्वल टू इसका t है। इसमें फिर एक इसी लेवल पर एक दूसरी बॉडी थी, उसी पॉइंट से खड़े होकर के हमने इसको नीचे फेंका u से, इसको समय लगा जमीन तक पहुंचने में t इक्वल टू T1। और इसी पॉइंट से हमने क्या करना है, तीसरे कण को ऊपर फेंक देना है u से, और इसको समय लगना है t इक्वल टू T2। ओ ठीक है, इस समय इसका t इक्वल टू T2। सेम ऊंचाई है तीनों के लिए, ऊंचाई सेम, जहाँ से पहले कण को फेंका वहीं से दूसरे कण को, वहीं से तीसरे कण को, बाकी तरीका फेंकने का तीनों का अलग अलग। ए को हमने ड्रॉप किया, बी को फेंका, सी को भी फेंका, ठीक है, बी को नीचे फेंका गया, सी को ऊपर। तो क्वेश्चन होता है इसमें, ये बनता है क्वेश्चन इसका कि टी कॉमा T1 तथा T2 का रिलेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इसका। तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके बाद ट्राई करना, फिर आप आंसर मैच करवाइएगा, ठीक है। तो ए के लिए क्या लिखा जाता है, फॉर ए एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू कितना बनता है इसका 0, तो बनता है हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। ऐसे आप बी के लिए लिखते हैं, फॉर बी, बी को आपने नीचे फेंका, तो नीचे फेंकने का मतलब इसके पास एच इक्वल टू यू इंटू T1 प्लस हाफ जी इंटू T1 स्क्वायर, और फिर आपने इसको ऊपर से ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या करना आपको, इसको माइनस की वेलोसिटी देकर नीचे भेजना। तो फार पार्टिकल सी क्या लिखा जाए बोलो, एच इक्वल टू माइनस यू इंटू T2 प्लस हाफ जी इंटू T2 स्क्वायर, ये हो गए थर्ड इक्वेशन। हमें केवल T1 T2 इनका रिलेशन लाना है, ठीक है, हमें ये नहीं बताना है कि यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दिया ये आंसर हो गया हमारे। हमें क्या करना है, T1 T2 को एक साथ शो करना है रिलेशन, मतलब कि T बराबर T1 प्लस T2 होगा, T बराबर T1 बाई T, मतलब ऐसे आपको शो करना है। तो देखो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में ये T1 और ये T2 है। अगर हम U गायब करना चाहें तो U गायब कैसे करें, U T1 है और ये माइनस U T2 है, तो यहाँ पर वो प्लस का T1 और T2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर T1। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या किया जाए, T2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको ऐड कर लो थर्ड इक्वेशन में T1 मल्टीप्लाई करके, जो आप इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एच T2 प्लस T1, राइट हैंड साइड देखो प्लस यू T1 T2 बन जाएगा और माइनस यू T1 T2, और इनको ऐड करने पर ही कैंसिल आउट। राइट हैंड साइड बचेगा हमारे पास हाफ जी T1 स्क्वायर T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर T1, और इसमें लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कलाकारी, हाफ जी T1 T2 बाहर ले लो, अंदर बचेगा T1 प्लस T2, और इसको आप कैंसिल आउट कर लो, तो इस इक्वल टू बनेगा हमारे पास हाफ जी T1 गुणे T2, ठीक है। अभी मान लो चौथी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन को पहले इक्वेशन से आप कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो पहले और चौथी इक्वेशन को मैच किया जाए तो एच बराबर समथिंग, एच बराबर समथिंग, समथिंग बराबर समथिंग, मतलब कि हाफ जी टी स्क्वायर
बराबर क्या बनेगा, हाफ जी टी वन गुणे टी टू। तो टी बराबर क्या बन गया, अंडर रूट टी वन गुणे टी टू। इसको ये डायरेक्ट याद कर लो, इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। इसको छापो जल्दी से, फिर एक केस और करवा दें इस पर जल्दी। अब देखो इस पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो किसी कण को ये वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो कोई पॉइंट हम मार कर लेते हैं हमारे पास, मान लो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट को ये एक नहीं दो बार क्रॉस करेगी। एक बार जाते समय मान लो इसका T1 है जाते समय, और यहाँ पर घूमकर फिर से वापस आएगी। ये इसी पॉइंट पर, लेकिन हम जो है ना इसी पॉइंट पर जाना और इसी पॉइंट पर आना नहीं दिखा सकते, तो पार्टिकल गई फिर ये वापस आई। ये समय है T=T2। ये जो T1 है ना केवल जाने का समय है, T1 क्या, केवल जाने का समय। T1 केवल ये जो है ना जाने के समय है ये इतना, और T2 हमारा जो है ना ये पूरा, ये पार्टिकल गया फिर वापस आया, यहाँ तक का ये जो है ना T2 है ये पूरा। अच्छा, सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये बात हम जानते हैं, केवल ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे देखो ये टाइम तुम्हारे पास T1 है ये वाला, तो ये जो सिमेट्री है ना ये, इसके हिसाब से ये टाइम भी कितना होगा T1। तो जाने का प्लस आने का कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ तक का तो T2 हो ही चुका है, ये T1 और ऐड कर लो। तो जाने का प्लस आने कुल समय दैट इज उड्डयन काल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा देखो, इसमें देखना कि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा हमारे पास T1 प्लस T2। तो यहाँ पे देखो इसके पास अंतिम वेग कितना होगा, 0। अगर कहीं से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का समय मिल जाए T=T0 हमने मान लिया इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का समय अगर कहीं से मिल जाए तो हम इसका डबल करके जब बॉडी वापस आएगी उसी पॉइंट पर जहाँ से हमने इसको फेंका था, तो यहाँ तक का जो समय होगा ना इसका, ये कहलाएगा T=T, क्योंकि आज के टाइम हमने सिमेट्री जो ये T1 है इसके हिसाब से T1 है, तो T1 प्लस T2 हम कैपिटल T के बराबर पहले मान चुके, लेकिन कैपिटल T का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U कितना आएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन के पास चले, तो फाइनल 0 है, यहाँ से देखो यहाँ तक की बात हो रही है। इनिशियल हमने मान लिया U माइनस जी इंटू T0, तो T0 आएगा हमारे पास U/G। इनिशियल ये फाइनल 0 है, तो जाने का केवल समय T0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप देखो, इसमें आप देखने पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, ये जो है ना 2T0 के बराबर है। अब T0 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 2T0 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2U/G, और कैपिटल T हमारे पास किसके बराबर है, T1 प्लस T2, तो 2U/G। तो क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि जब कण को हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो कण है ना दो अलग अलग टाइम पर जमीन से बराबर ऊंचाई पर है। देखो ये जो ऊंचाई होगी h होगी, और ये ऊंचाई एक बार नहीं दो बार ये गेन करेगी, एक बार जाते समय एक बार आते समय जमीन से। तो T1 T2 दिया होगा, हिसाब से पूछेगा कि U का वैल्यू कितना होगा। तो U देखो कितना दिख रहा है यहाँ पे, G मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, और ब्रैकेट में क्या बनेगा T1 प्लस T2, ये तो U आ गया। अब आपसे पूछेगा कि T1 T2 दो अलग अलग समय है जहाँ पर ये बराबर ऊंचाई पर है। अब इस ऊंचाई के लिए हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के पास चलना है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, UT प्लस ऑफ GT² ये होती है। अब चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो जी क्या होगा, माइनस। अब देखो एच चाहे T1 टाइम पर चेक करो और चाहे एच आप T2 टाइम पर, दोनों पर एच का मान सेम आएगा। तो हम T1 पर चेक कर ले रहे हैं, UT1 माइनस ऑफ GT1²। और देखो यहाँ से U का मान रखो, क्योंकि यहाँ पर U और एच नोन है, हमें देखो U रिप्लेस करना है, क्योंकि आंसर की शक्ल इन टर्म्स ऑफ T1 T2 लाना हमें। तो आप इसको रिप्लेस करो, देखो U को हम रिप्लेस करें तो ये G/2 T1 प्लस T2 और इंटू T1 माइनस ऑफ GT1²। G/2 T1 अंदर भेजो, तो G/2 T1² हो जाएगा प्लस G/2 T1 गुणे T2, और ये बनेगा माइनस ऑफ G
T1 स्क्वायर। तो इसका बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा, हाफ जी T1 गुणे T2। ये इसका रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। तो अंडर ग्रेविटी पर ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात होती है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो।